हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज एमसीक्यू क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर का ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। कौन सा पेपर है आपका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट एमसीक्यू लेक्चर है। इसमें 61 क्वेश्चन का सीरीज ये है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और इसे बार बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। इसको कुल डाटा कलेक्ट कर कर बनाया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है कि नगद विक्रय का लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नगद विक्रय का लेखा हमेशा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नगदी में किया जाता है उनका लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है। माने ऐसे छोटे छोटे पेमेंट जो कैश किए जाते हैं उसका एंट्री किस पुस्तक में किया जाता है। तो बता दें आपको, ऑप्शन सी सही है, खुदरा रोकड़ पुस्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि उधार क्रय का लेखा किस सहायक बही में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उधार क्रय का लेखा सीधे क्रय बही में किया जाएगा और उधार बिक्री लिखा रहेगा तो बिक्री बही में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खतौनी की जाती है। खतौनी की जाती है। अब ऑप्शन देखिए, खतौनी कहाँ की जाती है। सबसे पहला लिखा है कि एक सहायक पुस्तक से दूसरी सहायक पुस्तक में, सहायक पुस्तक से खाता बही में, खाता बही से खाता बही में, खाता बही से सहायक पुस्तक में। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? बी ऑप्शन हमारा सही है। अर्थात किसमें किया जाता है? सहायक बही से खाता बही में। फिर आगे को आ रहा है क्वेश्चन कि समस्त खाता बही में, खाता बही के खाते जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं। समस्त खाता बही के खाते जो एक सारांश के रूप में तैयार किए जाते हैं। देखे होंगे कि जनरल से खाता बही या लेजर बनाया जाता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। खाता बही में क्या होता है, ऐसे दो खाते होते हैं, एक और डेबिट और एक और क्रेडिट किया जाता है और इसका जो बैलेंस हमारा आता है वो कहाँ लिखा जाता है? ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन डी ए, सॉरी ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, तलपट प्रमाण है। तलपट किस चीज़ का प्रमाण है? तो तलपट आपका जो दिया गया है, पुस्तकें गणितीय रूप से ठीक लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, इस बात का प्रमाण होता है। तो ऑप्शन बी सही। अगला कह रहा है तलपट शेषों की सूची है। तलपट क्या है? शेषों की सूची है। किस शेषों की सूची है? समस्त खातों, क्योंकि तलपट में चाहे व्यक्तिगत खाते हो, वास्तविक खाते हों, चाहे अवास्तविक खाते हों, किसी का भी जब शेष आता है तो उसका लेखा ट्रायल बैलेंस में किया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है। बताइए, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो लेखांकन की गणितीय प्रविष्टियों को, माने प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तलपट बनाने की विधि है। तो जानते ही हैं तलपट बनाने कौन कौन सी विधि है? योग विधि, शेष विधि, योग और शेष विधि, सभी विधि। तो सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि तलपट द्वारा त्रुटि ढूंढी जाती है। तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? खाता बही में गलत राशि की खतौनी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में प्रविष्टि लिखने से छूट जाना, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में गलत राशि की प्रविष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, तलपट द्वारा केवल उन्हीं त्रुटियों को हम ढूंढ सकते हैं जो खाता बही में गलत लिखी गई है। तो ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तलपट में निम्न में से कौन सी मद ऋणी शेष दर्शाती है। मतलब इसमें से कौन डेबिट शेष होता है?
बताइए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें डेबिट शेष आपका प्रीपेड होता, क्योंकि क्रय वापसी, अदत्त वेतन, ये क्रेडिट शेष होता। आगे कह रहा है खाता बही का उद्देश्य है। खाता बही क्यों बनाया जाता है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य सी ऑप्शन सही है कि एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम जानने के लिए बनाया जाता है। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो उस खाते के शेष को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? धनी शेष कहा जाता है। कैसे? दो पक्ष है, एक हमारा डेबिट और एक हमारा क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो, मतलब यह मान लीजिए हमारा 10,000 है और यह हमारा मान लीजिए 8,000 है। अब यहाँ पे बैलेंस हमारा 2,000 का गिरेगा तो ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट शेष कहलाएगा। जो क्रेडिट शेष होता है वही धनी शेष होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाम मात्र के खाते का ऋणी शेष होता है। नाम मात्र के जो खाते हैं उसका ऋणी शेष होता है, मतलब डेबिट शेष होता है। अब प्रश्न ये है कि कहाँ दिखाया जाता है, क्या होता है डेबिट शेष? मतलब नाम मात्र के खाते की जो मद है यदि वो डेबिट शेष है तो वास्तव में है क्या? तो वास्तव में वो क्या है? या तो हानि है या नहीं तो व्यय है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 तो हो ही गया। 15 नंबर क्वेश्चन नाम मात्र के 1 मिनट नाम मात्र के खाते का शेष प्रदर्शित करता है। नाम मात्र के खाते का शेष क्या प्रदर्शित करता है? ध्यान दीजिएगा, क्या शेष प्रदर्शित करेगा? नाम मात्र का जो खाते का शेष होता है वह आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है। अगला है हमारा जनरल के पश्चात तैयार किए जाते हैं। जनरल के पश्चात तो सभी लोग जानते हैं क्या तैयार किया जाता है? खाता वही तैयार किया जाता है। फिर आगे अगला कह रहा है कि क्रय खाते के शेष को वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जाता है। क्रय खाते के शेष को वर्ष में कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? आर्थिक चिट्ठे में। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। गलत है ना? ध्यान दीजिएगा, क्रय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, सी ऑप्शन। चूंकि ये क्रम गड़बड़ हो गया है, ये व्यापारी खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फिर आगे कह रहा है अस्थाई संपत्ति का शेष होता है। देखिए जितनी भी अस्थाई संपत्तियां होती है उसका शेष हमेशा डेबिट होता है, तो बी ऑप्शन सही है। ये थोड़ा क्रम गड़बड़ हो गया है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है कि जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है तो उसे कहा जाता है। माने वो कौन सी पुस्तक है जिसमें सभी खातों का वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है? तो जानते ही हैं कौन सा है? खाता बही। क्योंकि जनरल में तो सब एक ही पुस्तक में लेखा किया जाता है और उसको अलग अलग पुस्तकों में लिखने का काम किस में किया जाता है? खाता बही में किया जाता है। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन है विक्रय की राशि निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा लेखा देखना चाहिए? लेखा मतलब है कौन सी बही देखनी चाहिए विक्रय की राशि निर्धारित करने के लिए? कौन सी देखनी चाहिए? विक्रय खाता देखना चाहिए। ठीक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन दे बिल पुस्तक है, मतलब बिल्स पेबल कौन सी बुक है? बताइए। बिल्स पेबल एक सहायक बुक है, जैसे दे बिल है, प्राप्य बिल है, ठीक ना, ये सब सहायक पुस्तकें होती हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता? बताइए मुख्य जर्नल में किसका एंट्री नहीं किया जाता? तो मुख्य जर्नल में प्रारंभिक प्रविष्टि है, समायोजन प्रविष्टि है, अंतिम प्रविष्टि है। ये उधार प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी सही। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य जर्नल में लेखा की होता है। मुख्य जर्नल में किस चीज़ का लेखा होता है? समस्त नगद बेचे गए माल का, समस्त समायोजित त्रुटियों माने समायोजित सुधार प्रविष्टियों का, समस्त क्रय माल का, इनमें से सभी। बताइए मुख्य जर्नल में किसका लेखा किया जाता है? इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही है। ये भी क्रम गड़बड़ है,
समस्त समायोजित एवं सुधार प्रविष्टियों का लेखा मुख्य जर्नल में किया जाता है। ये जो नीचे लिखा है क्रय और बेचा गया है, इसका लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता है, सामान्य जर्नल में किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित होता है। तो जानते हैं रोकड़ पुस्तक में जितना नगद आया और जितना नगद गया उसका लेखा किया जाता है। तो रोकड़ की समस्त प्राप्ति और भुगतान का लेखा किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उधार विक्रय का लेखा किस बही में किया जाता है। तो जानते ही हैं उधार विक्रय का लेखा विक्रय बही में किया जाता है और उधार खरीदने का लेखा क्रय बही में किया जाता है। फिर आगे कह रहा है रोकड़ बही, ध्यान दीजिए, रोकड़ बही में रोकड़ खाने का शेष सदैव होता है। रोकड़ बही में रोकड़ खाने का शेष सदैव होता है। क्या होता है? हमेशा ऋणी होता है। माने कैश बुक जब बनता है, कैश बुक का जो शेष होता है हमेशा डेबिट शेष होता है, अर्थात ऋणी शेष होता है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन, खाते के प्रकार हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जानते ही हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाममात्र के खाते। फिर कह रहा है कि वास्तविक खाते किससे संबंधित होते हैं? ध्यान दीजिएगा, वास्तविक खाते किससे संबंधित होते हैं? संपत्ति और दायित्व से होते हैं। पूर्वदत्त व्यय खाता है, कौन सा खाता है? पूर्वदत्त व्यय, व्यक्तिगत खाता। ठीक है। अगला आहरण खाता होता है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहरण खाता किस तरह का खाता होता है? ये भी व्यक्तिगत खाता होता है। रोकड़ खाता कौन सा खाता है? ये वास्तविक खाता होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र का खाता है? तो जानते ही हैं आय व्यय लाभ हानि जो होता है नाममात्र का खाता होता है, तो वेतन है। फिर आगे है इनमें से किस संपत्ति को चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, चालू संपत्ति कौन सी नहीं है? ख्याति नहीं, क्योंकि ये अस्थायी संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, बाकी सब चालू संपत्ति है। फिर आगे कह रहा है क्रय खाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रय खाता क्या है? एक वास्तविक खाता है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि मशीन खरीदने पर डेबिट किया, मशीन खरीदा जाएगा तो मशीनें डेबिट किया जाएगा, एसेट्स है। ठीक ना। अगला है एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाता है। मतलब एक मशीन जब खरीदा जाता है तो क्या डेबिट किया जाता है? तो मशीन खाता डेबिट किया जाता है, क्योंकि मशीन किसी भी अस्थायी संपत्ति को लगाने पर जो व्यय किया जाता है वो मशीन में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। फिर है अगला, अव्यक्तिगत खाते किससे संबंधित होते हैं? व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित होते हैं? तो व्यक्तिगत खाते जानते ही हैं किससे संबंधित है? देनदार और लेनदार से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित होते हैं। अगला है पूंजी खाता है। कैपिटल अकाउंट किस टाइप का खाता है? तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इनमें से अस्थायी संपत्ति है, कौन सी अस्थायी संपत्ति है? बिल्डिंग अस्थायी संपत्ति है, बाकी तो करंट एसेट्स है। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक लेखों की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार किए जाते हैं? तो जानते हैं ये जनरल है। क्यों? क्योंकि जनरल ही एक ऐसा पुस्तक है जिसमें क्रम से एंट्री डे वाइज किया जाता है, सबसे पहले इसी में किया जाता है। फिर अगला है जनरल का तीसरा कॉलम क्या होता है? तो जान जाइए कि जनरल में 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पार्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF माने लेजर फोलियो नंबर, जैसे देखिए ये खाता पृष्ठ संख्या होगा, फोर्थ कॉलम अमाउंट डेबिट और फिफ्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है? तो दोहरा लेखा प्रणाली हमारी क्या होती है? दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब है एक व्यवहार, मतलब जो एक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, और एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट। फिर कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली की जन्मदाता कौन है? तो ये लुकस पेसियली है, वाणिज्य के भी जन्मदाता ही है। आगे कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली के जो जनक हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के जो जनक हैं लुकस पेसियोली, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। ठीक है। अगला है व्यापारिक छूट दी जाती है। तो ध्यान दीजिए, व्यापारिक छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। फिर एक और कह रहा है कि जब व्यापार में कोई लेन देन होता है तो वह प्रारंभ में जिस पुस्तक में अभिलिखित किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब स्टार्टिंग में ही लिखना है तो जर्नल में लिखा जाएगा, तो जो रोजनामचा या जर्नल कहा जाता है। फिर आगे कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? करंट एसेट्स नहीं है।
तो जो ये प्रिमिलरी एक्सपेंसेज होता है करंट एसेट नहीं है, क्योंकि लेनदार है, ये है, एडवांस सैलरी दिया ये भी है, ये और स्टॉक है ये भी है। फिर कह रहा है दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? इटली में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ किस साल में हुआ? ये 1494 ईस्वी में हुआ। ये तो मुझे वानी याद होना चाहिए आप लोगों को। फिर आगे कह रहा है दोहरे पहलू की अवधारणा के आधार पर व्यवहारों को अभिलेखित करने की रीति को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आगे 51 नंबर, 51 में कह रहा है कि निम्न की दृष्टि से लेखा बही बनाई जाती है। तो किसकी दृष्टि से लेखा बही बनाई जाती है? व्यापार और उसके स्वामी के को ध्यान में रखकर लेखा बही बनाई जाती है। अगला है, लेखांकन की आदर्श अवधि कितनी होती है? तो यही वर्ष होती है अच्छी अवधि। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है। तो रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम होता है उस पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखांकन की मान्यताएं हैं। लेखांकन की कौन कौन सी मान्यताएं? सब है, विनिमय की मान्यता, अवधि की मान्यता, माप की इकाई की मान्यता। फिर कह रहा है कि योग समता बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, योग समता किसके बराबर होती है? तो ये कुल संपत्ति के बराबर होती है। टोटल एसेट्स इक्वल टू इक्विटी होता है। अगला फिर कह रहा है कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। ये किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है? तो ये पृथक व्यवसाय या पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार है। मात्रा से संबंधित व्यवहार का लेखा किस कारण से नहीं किया जाता? मात्रा से संबंधित व्यवहार का लेखा किस कारण से नहीं किया? मुद्रा मापन की अवधारणा से नहीं किया जाता। फिर आगे है 58 नंबर क्वेश्चन कि व्यापारी की चालू अवधारणा के अनुसार व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए प्रदान की जाती है व्यवसाय अनिश्चित जीवन तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनलिमिटेड लाइफ टाइम चलेगा। अगला है, हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। फिर है, उत्पादन लागत की गणना की जाती है किस मूल्य पर? लागत लेखांकन द्वारा की जाती है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तपालन के संस्थापक लुकास पेसियोली द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तपालन की पुस्तक का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि लुकास पेसियोली जो 1494 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली की खोज की थी, उस समय उसका उल्लेख किस पुस्तक में, माना जो उनकी पहली पुस्तक है उसका क्या नाम था? तो लिखा गया है डी कंप्यूटिसेंट स्क्रिप्चरिट। ठीक ना, यह इनकी पहली पुस्तक है। इस तरह यह आपका 51 क्वेश्चन का 61 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग का कंप्लीट हो गया। ये आपको लेक्चर कैसा लगा? लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि सभी लोग पास हों, अच्छे नंबर से पास हों। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके लाएंगे, सारे सब्जेक्टों का लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।